जय हिंद। हम लोग सीटेट सितंबर 2026 के लिए एसएसटी कर रहे हैं और आज का क्लास बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम लोग प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं एनसीईआरटी के क्लास 6 to 8 के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से 30 प्रश्न और 30 प्रश्न टीचिंग पैडागोगी से जैसा कि पूछा जाता है आपके सीटेट में, उसी पैटर्न पे, उसी नवीन पैटर्न पे आधारित प्रैक्टिस सेट है। लास्ट में आपको ये बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। साथियों, हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 6 to 8 ज्योग्राफी कवर कर लिया है, लगभग 3 साढ़े 3 घंटे का क्लास है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए। हिस्ट्री भी हम लोगों ने पार्ट 1 कवर कर दिया है 6 to 8 का। एनसीईआरटी 6 to 8 का हिस्ट्री पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया है। पार्ट 2 जैसे आएगा आपका एनसीईआरटी 6 to 8 हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने होगा और आपको बताना है कमेंट करके कि कौन सा प्रश्न सही हो रहा है और कितना प्रश्न आपका सही हुआ है। मेरे भाई, पहला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित। जैसा कि सीटेट का आजकल का ट्रेंड बन गया है कथन और कारण वाले प्रश्नों का, अब आपको ये बताना है। कथन है कि ऋग्वैदिक काल में राजाओं के पास अस्थायी सेनाएं नहीं होती थी। कारण है कि लोग सभा और समिति नामक परिषदों के माध्यम से राजा के कार्यों को नियंत्रित करते थे और जरूरत पड़ने पर सैन्य सहायता भी देते थे। अब आपको ये बताना है कि कौन सा कथन, कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। 4 विकल्प आपके सामने है, 1, 2, 3 और 4। पहला कह रहा है कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की व्याख्या करता है। अच्छा मेरे भाई, ये अक्सर प्रश्न कथन कारण वाले पूछे जाते हैं और जब भी आपको ये समझ में ना आए कि हम कैसे जाने कि कथन कारण की व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो मेरे भाई कथन और कारण के बीच में क्योंकि आप लगाइए। क्योंकि जैसे आपने पढ़ा कि ऋग्वैदिक काल में राजाओं के पास अस्थायी सेनाएं नहीं होती थी, क्योंकि। अब क्योंकि प्रश्न करने के बाद यदि जवाब सही मिल जाए तो कथन कारण की व्याख्या करता है, अगर जवाब नहीं मिले तो व्याख्या नहीं करता है। ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न में मेरे भाई कथन कारण की व्याख्या कर रहा है, विकल्प ए हमारा बिल्कुल ठीक है। ध्यान रखिएगा। साथियों, साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि प्रारंभिक वैदिक समाज में राजा की स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी जितनी महाजनपद काल में थी। लोग राजा को स्वैच्छिक भेंट देते थे और जरूरत पड़ने पर सेना में शामिल होते थे, जिससे राजा के पास कोई भी अस्थायी सेनाएं नहीं होती थी। राजा को कोई भी अस्थायी सेना की आवश्यकता, जरूरत नहीं पड़ती थी। बात समझ में आ रहा है। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो प्रश्न आपके सामने है और आपको ये बताना है मेरे भाई, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन से नौपाषाण स्थल वर्तमान कश्मीर में स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन से नौपाषाण स्थल हैं जो कश्मीर में स्थित हैं। पहला कह रहा है मेहरगढ़, दूसरा बुर्जहोम, तीसरा गुफकराल और चौथा चिरांद। बताइए इसमें कौन सा साथियों कश्मीर में स्थित है। ध्यान रखिए, यहाँ हमारा विकल्प बी सही हो जाता है, यानी दूसरा और तीसरा, यानी ये दोनों जो है निम्नलिखित में से नौपाषाण स्थल वर्तमान कश्मीर में स्थित है। विकल्प बी सही हो जाता है, दूसरा बुर्जहोम और तीसरा गुफकराल। साथियों ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें बुर्जहोम और गुफकराल की, तो दोनों कश्मीर में महत्वपूर्ण नौपाषाण स्थल हैं साथियों, जो गर्त आवास और विशिष्ट मिट्टी के बर्तनों के लिए जाने जाते हैं। ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? गर्तावास और विशिष्ट मिट्टी के बर्तनों के लिए। तो बुर्जहोम, गुफकराल दोनों कश्मीर में स्थित हैं, दोनों नौपाषाण स्थल हैं। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और आपको ये बताना है। पहला कथन है कि शहर दो या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित थे। ऊपरी हिस्सों को नगर दुर्ग कहा जाता था। दूसरा कि अधिकांश शहरों में नालियां ढकी हुई थीं और घर की नालियां सड़क की नालियों से जुड़ी थी। तीसरा कि लोगों को धातु विज्ञान का ज्ञान नहीं था। अब आपको बताना है कि कौन सा विकल्प ठीक होगा। साथियों, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा दोनों कथन क्या है? सही है। ध्यान रखिएगा, दोनों कथन क्या है? सही है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो थी ना मेरे भाई, वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। वे तांबे और टीन को मिलाकर के कांस्य बनाते थे। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये ध्यान रखिएगा, लोगों को धातु विज्ञान का ज्ञान था, चूंकि पूछा है कि नहीं था, इसलिए हमारा एक कथन गलत हो जा रहा था। उस समय कांस्य युगीन सभ्यता थी, तांबे और टीन को मिलाकर के कांस्य बनाया जाता था, इसलिए ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि महायान बौद्ध धर्म के विकास के साथ बौद्ध धर्म में क्या परिवर्तन आए। महायान बौद्ध धर्म के विकास के साथ साथ बौद्ध धर्म में क्या परिवर्तन आए थे। पहला, मूर्ति बुद्ध की मूर्तियों की पूजा शुरू हुई। दूसरा, बोधिसत्वों की अवधारणा विकसित हुई। तीसरा, संस्कृत भाषा का उपयोग शुरू हुआ। देखिए मेरे भाई, अगर हम बात करें महायान बौद्ध धर्म के विकास के बारे में तो ये तीनों कथन हमारे सही हो जाते हैं, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा सभी कथन हमारे क्या हैं, बिल्कुल ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। देखिए, कुषाण काल में महायान संप्रदाय का उदय हुआ था। कब मेरे भाई? कुषाण काल में महायान संप्रदाय का उदय हुआ था, जिससे हीनयान की रूढ़िवादी मान्यताओं से हटकर ये तीनों बदलाव अपनाए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है, बताइएगा गुप्त काल के इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख यानी प्रयाग प्रशस्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है, वो बताना है। बताइए बताइए मेरे भाई, कौन सा कथन असत्य है। तो ध्यान रखिए, अगर असत्य कथन की बात करें तो विकल्प सी असत्य है, यानी यह चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का वर्णन करता है। बात बिल्कुल गलत है। ये सही बात है कि इसकी रचना कवि हरिसेन ने की थी। ये भी सही बात है कि यह संस्कृत में लिखा गया है, और ये भी सही बात है कि यह समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेण हुए और उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखा, जिसमें यह समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का, उनके विजयों का वर्णन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है साथियों कि इक्ता प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी। सवाल बताइएगा कि इक्ता प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी। चार विकल्प है आपके सामने, सही विकल्प बताना है कि किसके द्वारा शुरू की गई थी। साथियों, सही विकल्प हो जाएगा इल्तुतमिश। ध्यान रखिएगा, इक्ता प्रणाली, इक्ता प्रथा जो थी वो इल्तुतमिश के प्रशासन और राजस्व संग्रह के लिए इक्ता प्रणाली की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत अधिकारी इक्तादारों को वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। जो अधिकारी इक्तादार होते थे उनको वेतन के बदले क्या दी जाती थी, भूमि दी जाती थी। ठीक है ना। और यह इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी, ध्यान रखिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। बताना है, कथन है कि शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल में रुपया नामक चांदी का सिक्का चलाया। कारण है कि वह मुद्रा प्रणाली में मानकीकरण लाना चाहता था ताकि व्यापार सुगम हो सके। साथियों, अब आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। ध्यान रखिए मेरे भाई, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की व्याख्या करता है। ठीक है ना। देखिए मेरे भाई, शेर शाह सूरी ने 178 ग्रेन का चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलाया, जो उस समय आर्थिक व्यवस्था में सुधार और मानकीकरण के उद्देश्य से ऐसा किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 8 और आपको बताना है कि कौन से कथन इसके सही हैं। प्रश्न है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन से कारक भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार थे। बताइए। पहला कथन है कि व्यापारिक एकाधिकार की लालसा, पहला। दूसरा, स्थानीय शासकों के बीच आपसी फूट। तीसरा, बेहतर सैन्य संगठन और अनुशासन। और चौथा, औद्योगिक क्रांति के लिए कच्चे माल की जरूरत। मेरे भाई, इसका जो सही विकल्प होगा, अगर सही विकल्प की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हमारे ये सभी कथन क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। ठीक है ना। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 9 और आपके सामने बहुत बेहतरीन प्रश्न है। आपको ये बताना है कि प्रार्थना समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था। जो प्रार्थना समाज था उसका उद्देश्य क्या था स्थापना का। बताइए, प्रार्थना समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था। क्या मूर्ति पूजा का समर्थन करना था, बहुदेववाद को बढ़ाना था, या एकेश्वरवाद, सामाजिक समानता और जाति व्यवस्था के उन्मूलन पर जोर देना था, या केवल महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना था। तो मेरे भाई, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी यह एकेश्वरवाद, सामाजिक समानता और जाति व्यवस्था के उन्मूलन पर जोर दे रहा था प्रार्थना समाज। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई,
1867 में आत्माराम पांडुरंग द्वारा यह स्थापित किया गया। साथियों, प्रार्थना समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। ध्यान रखिए, 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की, जो किससे प्रेरित था? ब्रह्म समाज से प्रेरित था, और इसका उद्देश्य सामाजिक और धार्मिक सुधार करना था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, प्रश्न ये है मेरे भाई कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का पहला जन आंदोलन कौन सा था? बताइए बताइए। उत्तर मालूम हो तो आप कमेंट करिए। सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी की किताब से लिए गए हैं। साथियों, जब गांधी जी अफ्रीका से लौटते हैं, अच्छा ये बताइए, गांधी जी के अफ्रीका से भारत आने पर कौन सा दिवस मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? कमेंट करके ज़रूर आप बताइए कि गांधी जी जब अफ्रीका से भारत आते हैं तो उस दिन को किस दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। ठीक है ना, आपको ये बताना है। और उस दिवस को किस दिन, किस दिनांक को मनाते हैं और उसको कहते क्या हैं, दोनों बताना है। जब गांधी जी अफ्रीका से भारत आए तो किस दिवस के रूप में हम मनाते हैं और किस डेट को मनाते हैं, ये दोनों बताना है। और इसका सही उत्तर है विकल्प डी, यानी चंपारण सत्याग्रह। साथियों, ध्यान रखिएगा, अगर हम चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि यह गांधी जी का पहला जन आंदोलन था। गांधी जी 1915 में भारत लौटे और 1917 का चंपारण सत्याग्रह उनका पहला अखिल भारतीय जन आंदोलन था। साथियों, ध्यान रखिएगा, बिहार में स्थित चंपारण था। चंपारण में नील की खेती किसानों से जबरन करवाई जाती थी, जिसे तिनकठिया प्रणाली कही जाती थी। क्या कही जाती थी मेरे भाई? तो तिनकठिया प्रणाली कही जाती थी, जिसमें किसानों को जबरन नील की खेती करनी होती थी अपने ज़मीन पे। ठीक है ना, और अंग्रेज ज़बरदस्ती उनसे नील की खेती करवाते थे। उससे नुकसान ये होता था मेरे भाई कि खेतों का पैदावार कम हो जाता था। ठीक है ना, नील की खेती के लिए नील के जो फसल होते थे वो खेतों की उर्वरता बहुत ज़्यादा सोखते थे। साथियों, इसलिए चंपारण में एक किसान नेता हुए, नाम था राजकुमार शुक्ला। ठीक है ना, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बुलाने का संकल्प लिया और फिर राजकुमार शुक्ला पहुंचे लखनऊ अधिवेशन में। अब आप कमेंट करके बताइए कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, ये आपको बताना है। चलिए, मैं आपको बता ही देता हूं। नहीं, चलिए आप कमेंट करके बताइए, थोड़ा इससे पता चलेगा कि आप कितने जागरूक हैं, कितने एक्टिव हैं। जब लखनऊ अधिवेशन हुआ मेरे भाई, तो वहीं राजकुमार शुक्ला जी पहुंचते हैं और महात्मा गांधी को चंपारण यानी बिहार आने के लिए निमंत्रण देते हैं साथियों। और फिर राजकुमार शुक्ला के आग्रह पे महात्मा गांधी लखनऊ अधिवेशन के बाद सीधे चंपारण पहुंचते हैं, और वही महात्मा गांधी का पहला जन सत्याग्रह, जन आंदोलन था मेरे भाई। ये ध्यान रखिएगा, इसलिए आपका विकल्प डी सही हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, साथ में ये भी कमेंट करके बताइएगा कि लखनऊ अधिवेशन में वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई, अब ये सभी प्रश्न ज्योग्राफी से शुरू हो रहे हैं, भूगोल से शुरू हो रहे हैं। 10 प्रश्न हम हिस्ट्री से लिए हैं, 10 प्रश्न ज्योग्राफी से लिए हैं और 10 प्रश्न पॉलिटी से लिए हैं। इस तरह से 30 प्रश्न हो गए। 30 प्रश्न के बाद 30 प्रश्न हम टीचिंग पैडागोगी से लिए हैं। ठीक है, प्रश्न ये है मेरे भाई, आपको ये बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को प्रॉपर्टी यानी क्रस्ट कहा जाता है। दूसरा, कि महासागरीय प्रॉपर्टी महाद्वीपीय प्रॉपर्टी की तुलना में पतली होती है। तीसरा, कि महाद्वीपीय प्रॉपर्टी मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम यानी सीमा से बनी होती है। अब आपको ये बताना है कौन सा विकल्प सही होगा मेरे भाई। तो ध्यान रखिए, आपका विकल्प ए सही हो जाएगा मेरे भाई, यानी कथन 1 और 2 बिल्कुल हमारा ठीक है। ध्यान रखिएगा, कथन पहला और दूसरा बिल्कुल ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए कि महाद्वीपीय प्रॉपर्टी मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिनियम यानी सियाल से बनी होती है, सिलिका और एल्युमिनियम, ना कि सिलिका और मैग्नीशियम। इसीलिए हमारा विकल्प तीसरा जो है वो गलत हो गया था। ठीक है ना, महाद्वीपीय प्रॉपर्टी मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिनियम से बनी होती है, जिसे सियाल कहते हैं, जबकि महासागरीय प्रॉपर्टी सीमा से बनी होती है, यानी सिलिका और मैग्नीशियम से। फिर समझिए मेरे भाई, जो महाद्वीपीय प्रॉपर्टी होती है वो सिलिका और एल्युमिनियम से बनी होती है, जिसे सियाल कहते हैं, जबकि जो महासागरीय प्रॉपर्टी होती है वो सीमा से बनती है, यानी सीमा और
सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रयास किया गया है मेरे भाई कि वो महत्वपूर्ण प्रश्न लाए जाएं और उस तरीके से लाए जाएं जिस तरीके से आजकल ट्रेंड बना है आपके सीटेट का, सीबीएसई का पूछने का। साथियों, प्रश्न अब आपके सामने ये है कि वृंशोत्थ पर्वत का निर्माण कैसे होता है, बताइए। चार विकल्प आपके सामने हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से, अवसादों के निक्षेपण से, जब दो टेक्टोनिक प्लेट टकराती हैं तब, जब बड़े क्षेत्रों में दरारें यानी भ्रंश पड़ जाती है और कुछ भाग ऊपर उठ जाते हैं या नीचे धंस जाते हैं तब इस तरह का निर्माण होता है पत्थरों का। तो साथियों, सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी, यानी जब बड़े क्षेत्रों में दरारें यानी भ्रंश पड़ जाती है और कुछ भाग ऊपर उठते हैं और कुछ नीचे धंस जाते हैं तो भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है। ये आपको ध्यान रखना है। साथियों, भ्रंशोत्थ पर्वत तब बनते हैं जब पृथ्वी की सतह में तनाव के कारण भ्रंश पड़ते हैं और ऊपर उठे हुए भाग को हम हर्स्ट कहते हैं या ब्लॉक पर्वत, और नीचे धंसे हुए भाग को हम ग्रावेन कहते हैं या भ्रंश घाटी कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? देखिए, भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण कैसे होता है, जब पृथ्वी की सतह में तनाव पैदा होता है तो तनाव के कारण भ्रंश पड़ जाता है यानी दरार पड़ जाता है और ऊपर उठे हुए भाग, कुछ भाग ऊपर उठ जाते हैं और कुछ भाग नीचे धंस जाते हैं। तो ऊपर उठे हुए भाग को हम हर्स्ट कहते हैं और नीचे, ठीक है ना, जिसे हर्स्ट कहते हैं या फिर उसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं, और जो भाग नीचे धंस जाता है मेरे भाई उसे ग्रावेन कहते हैं या भ्रंश घाटी कहते हैं। तो दोनों बात आप समझ लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने है। ये प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। इनमें से कौन सा कारण ऐसा है जो किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। तो देखिए मेरे भाई, सही विकल्प इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जनसंख्या घनत्व जो है कहीं के भी जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। अक्षांश प्रभावित करता है, ऊंचाई प्रभावित करता है, समुद्र से दूरी भी मौसम को प्रभावित करता है, लेकिन जनसंख्या घनत्व जो है वो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, विकल्प डी सही हो जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि वाणिज्यिक खेती की विशेषता है। इसमें बताना है कि वाणिज्यिक खेती की क्या विशेषता है। पहला, बड़ी जोत यानी खेतों का आकार बड़ा होता है, उसे वाणिज्यिक खेती कहते हैं। दूसरा, उच्च उपज देने वाले बीज जैसे HYV बीजों का उपयोग, क्या ये विशेषता है वाणिज्यिक खेती की। या फिर मुख्य रूप से परिवार के उपभोग के लिए उत्पादन, क्या ये विशेषता है वाणिज्यिक खेती की, यानी कॉमर्शियल फार्मिंग की, आपको ये बताना है। ठीक है, बताइए। सभी जो है ना कमर्शियल फार्मिंग की विशेषता आपसे पूछ रहा है, यानी वाणिज्यिक खेती की, ठीक है ना। अब आपके सामने तीन विकल्प, तीन कथन दे दिया कमर्शियल फार्मिंग की। अब आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसका ठीक होगा। मेरे भाई ध्यान रखिए, पहला और दूसरा विकल्प हमारा ठीक होगा, इसलिए विकल्प ए सही है। यानी मुख्य रूप से यह परिवार के उपभोग के लिए नहीं होता है। कमर्शियल का मतलब ही होता है कि जहाँ पे हम कुछ धन के लिए यानी आधुनिक तरीके से खेती को पैदा करके, खेती में पैदावार बढ़ा करके और उसको बाजार में बेचें, ठीक है ना। खेती बाजार में बिक्री के उद्देश्य से की जाती है, उसे ही वाणिज्यिक खेती या कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं मेरे भाई। इसलिए इसमें बड़े खेत और आधुनिक इनपुट की आवश्यकता होती है, ठीक है। अच्छा, कथन जो तीसरा है ना कि जिसमें परिवार की आवश्यकता होती है, उसे हम निर्वाह खेती कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? निर्वाह कृषि कहा जाता है मेरे भाई, ये ध्यान रखिए। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि जेट स्ट्रीम क्या है, बताइए। जेट स्ट्रीम क्या होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थानीय हवाएं, समताप मंडल में चलने वाली धीमी हवाएं, क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर यानी लगभग 12,000 मीटर पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली तेज हवाएं, या समुद्री तूफान। जेट स्ट्रीम किसे कहते हैं ये बताइए। देखिए मेरे भाई, सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जेट स्ट्रीम हम कहते हैं क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर यानी लगभग 12,000 मीटर पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली तेज हवाओं को हम जेट स्ट्रीम कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए, जेट स्ट्रीम में
ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली शक्तिशाली हवाएं हैं जो मौसम के पैटर्न को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, जिसमें भारतीय मानसून भी शामिल है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 है, और प्रश्न ये है मेरे भाई कि ग्रेट लेक्स, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी, ओटारियो किस महाद्वीप में स्थित है? बताइए। ग्रेट लेक्स, ठीक है ना, या ग्रेट लेक, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी, ओटारियो, ये किस महाद्वीप में स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है ना। 4 विकल्प है और बताइए। प्रश्न मैं फिर से बोल देता हूँ। ग्रेट झील, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरन झील, एरी झील, ओंटारियो झील किस महाद्वीप में स्थित है, ये आपको बताना है। बताइए। उत्तर मालूम है कमेंट करिए, नहीं मालूम है तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न की उत्तर की हम चर्चा करते हैं। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यह सभी उत्तरी अमेरिका में स्थित है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। देखिए, ये पांचों झील जो है ना, कहाँ स्थित हैं? उत्तरी अमेरिका में मेरे भाई, ध्यान रखिए। यूएस और कनाडा की सीमा पर स्थित हैं। यह ताज़े पानी का दुनिया का सबसे बड़ा सतह क्षेत्र है, ये भी ध्यान रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा सतह क्षेत्र बनाती हैं ये सभी पांचों झीलें। कौन कौन सी? ग्रेट लेक यानी ग्रेट झील, सुपीरियर लेक यानी सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरन झील, एरी झील, ओंटारियो झील, ये सभी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यूएस और कनाडा के सीमा पर स्थित हैं, और ये दुनिया का सबसे बड़ा सतह क्षेत्र, ताजे पानी का सतह क्षेत्र बनाती हैं, ये ध्यान रखना है। इसीलिए ध्यान रखिएगा मेरे भाई, दुनिया के सबसे बड़े ताजे पानी का सतह क्षेत्र बनाते हैं, इसीलिए इन पांचों को जो ना ग्रेट झील कहा जाता है, ये भी साथ में ध्यान रखिएगा। इन पांचों को क्या कहा जाता है? ग्रेट लेक, ग्रेट लेक कहा जाता है, ग्रेट झील कहा जाता है। कौन कौन सा? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी, ओंटारियो। ठीक है ना। इसको अच्छा, सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से झील को ग्रेट लेक कहा जाता है? चलिए बताइए। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित। प्रश्न ये कह रहा है, कथन है कि विश्वतीय वर्षावन क्षेत्रों में जैव विविधता बहुत अधिक होती है। कारण है कि इन क्षेत्रों में वर्ष भर उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है, जो पौधों और जीवों के विकास के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करती है या पैदा करती है। साथियों, कथन और कारण वाले प्रश्न 4 विकल्प आपके सामने हैं। सही विकल्प कौन सा होगा? ध्यान रखिए मेरे भाई, सही विकल्प ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी ए और आर, कथन और कारण दोनों सत्य है, और कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। ठीक है ना मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर की आर्थिक गतिविधि का उदाहरण है? मछली पकड़ना, बैंकिंग, कपास से कपड़ा बनाना, या कृषि? बताइए। 4 विकल्प आपके सामने है। क्या होगा? फिशिंग होगा, बैंकिंग होगा, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग होगा, एग्रीकल्चर होगा, क्या होगा? देखिए मेरे भाई, सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कपास से कपड़ा बनाना। ठीक है ना। विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। देखिए, द्वितीयक क्षेत्र कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलता है, जिसे विनिर्माण कहते हैं। मछली पकड़ना मेरे भाई, यह कृषि प्राथमिक, मछली पकड़ना और कृषि ये सभी प्राथमिक क्षेत्र हैं, और बैंकिंग जो है ना, वो तृतीयक क्षेत्र है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। भारत में लू किस प्रकार की पवन है? बताइए। भारत में लू किस प्रकार की पवन है? ठंडी स्थानीय पवन, आर्द्र समुद्री पवन, गर्म शुष्क स्थानीय पवन, या मानसूनी पवन? ध्यान रखिए मेरे भाई, विकल्प सी सही हो जाएगा। यह गर्म और शुष्क स्थानीय पवन का उदाहरण है। लू भारत में, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, उत्तरी भारत के मैदानों में गर्मियों के दौरान चलने वाली अत्यधिक गर्म और सूखी हवा, जो हानिकारक स्थानीय हवा है, उसे ही लू कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी के प्रकारों को उनकी सक्रियता के आधार पर सही क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे सक्रिय से सबसे कम सक्रिय, इस क्रम में व्यवस्थित करना है। फिर प्रश्न देखिए, ज्वालामुखी के प्रकारों को उनकी सक्रियता के आधार पर सही क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे सक्रिय, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। बताइए।
ध्यान रखिए मेरे भाई, विकल्प ए सही हो जाएगा, पहले सक्रिय फिर सुप्त फिर मृत, ठीक है ना। चलिए देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी अक्सर फटते हैं तो सुप्त लंबे समय से शांत हैं लेकिन फट सक मतलब कहने का ये है कि जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो अक्सर फटते हैं, लेकिन जो सुप्त ज्वालामुखी है वो लंबे समय से शांत हैं लेकिन फट सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। सक्रिय ज्वालामुखी क्या है कि वो अक्सर फटते हैं, वो सक्रिय है। जो सुप्त ज्वालामुखी है वो शांत है लेकिन फट सकते हैं, लेकिन जो मृत ज्वालामुखी है वो फिर फटने की संभावना नहीं रहती है, ठीक है ना। आगे अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न आपके नागरिक शास्त्र से हैं। प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। 4 विकल्प है, सही बताना है आपको। ध्यान रखिए मेरे भाई, विकल्प बी सही है, यानी राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये विकल्प सही नहीं है, ठीक है ना। ध्यान रखिए, भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य को सामाजिक सुधारों या धार्मिक कुरीतियों के मामले में सैद्धांतिक हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है, ठीक है ना। पूर्ण अलगाव भारतीय मॉडल में नहीं है कि आप धर्म से बिल्कुल अलग हो गए हैं, ऐसा नहीं है। कहीं भी कुरीतियाँ हैं, ठीक है ना, तो उसे सुधारा जाता है, इसमें सैद्धांतिक हस्तक्षेप की अनुमति है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, समानता का अधिकार में कौन से प्रावधान शामिल हैं। पहला, कानून के समक्ष समानता, अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत और धार्मिक स्वतंत्रता। बताइए, समानता का अधिकार, इनमें कौन सा प्रावधान शामिल है। देखिए मेरे भाई, समानता के अधिकार की बात करें तो इसमें कानून के समक्ष समानता भी शामिल है, अस्पृश्यता का अंत यानी सभी को बराबर अवसर, उपाधियों का अंत सभी को बराबर मानना, यानी विकल्प ए हमारा सही है। पहला, दूसरा और तीसरा सभी कथन समानता के अधिकार को के अंतर्गत आते हैं, ये ध्यान रखना है। विकल्प ए बिल्कुल ठीक है। देखिए, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के बीच में है, ठीक है ना। वहीं धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है मेरे भाई, वो 25 से 28 के तहत एक मौलिक अधिकार है। ध्यान रखिएगा, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। मौलिक अधिकार 6 है, वर्तमान में 6 है, पूर्व में ये 7 हुआ करती थी, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है, ठीक है ना। इस तरह से मौलिक अधिकार कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें। प्रश्न है कि भारतीय महान्यायवादी के पद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है कि वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। दूसरा, उसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। तीसरा, वह संसद में मतदान कर सकता है। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए मेरे भाई, इससे संबंधित विकल्प पहला सही है, यानी ए और पहला और दूसरा 2 कथन सही हैं, बाकी तीसरा कथन सही नहीं है। देखिए, महान न्यायवादी जिसके बारे में आर्टिकल 76 में लिखा हुआ है, महान न्यायवादी को संसद में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन अनुच्छेद 88 के तहत उसे मतदान का अधिकार नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। किसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के महान न्यायवादी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है। केंद्रीयकरण, नौकरशाही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और राजशाही। तो देखिए मेरे भाई, यह विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर पंचायती राज व्यवस्था कार्य करती है। आप सभी जानते हैं, पंचायती राज जो 73वां संविधान संशोधन होता है, 73वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य निचले स्तर तक सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है, ताकि स्थानीय लोग स्वयं शासन में भाग ले सकें, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की सिफारिश किस समिति ने की थी। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की सिफारिश किस समिति ने की थी। साथियों, मौलिक कर्तव्य का चर्चा मूल संविधान में कहीं नहीं किया गया है। बात समझ में आ रहा है। यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर की गई। विकल्प बी सही है। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जब 42वां संविधान संशोधन होता है साथियों, 1976 में
उसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है ना। मौलिक कर्तव्य कितने हैं वर्तमान में, मौलिक कर्तव्य कितने हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन कह रहा है कि भारत एक गणराज्य है यानी रिपब्लिक है। कारण है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है यानी जो राष्ट्रपति होता है वो वंशानुगत नहीं होता बल्कि जनता द्वारा चुना जाता है। देखिए मेरे भाई, अब हम बात करें इसके सही विकल्प तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या करता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़े गए। बताइए, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में किस वर्ष जोड़े गए। तो साथियों ये 1976 में जोड़े गए। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976, उसी में ये प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। आगे प्रश्न है कि संसदीय विशेषाधिकार का अर्थ है। बताइए, संसदीय विशेषाधिकार का अर्थ क्या है। तो साथियों संसदीय विशेषाधिकार का अर्थ होता है संसद सदस्यों को गिरफ्तारी और कानूनी कार्यवाही से कुछ मामलों में छूट मिलना। विकल्प बी सही है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू है। बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ किस राज्य में लागू है ये बताना है। इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गोवा में। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, विकल्प सी सही है। देखिए, समान नागरिक संहिता की बात आर्टिकल 44 में की गई है। भारत के संविधान का एक नीति निर्देशक सिद्धांत है जो वर्तमान में केवल गोवा राज्य में लागू है। अगला प्रश्न आपके सामने है दल बदल कानून से संबंधित। और साथियों सवाल ये है कि दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में शामिल है। बताइए। देखिए, दल बदल विरोधी कानून की बात करें साथियों तो ये 10वीं अनुसूची में शामिल है। विकल्प सी सही है आपके सामने। 52वें संविधान संशोधन जब 1985 में हुआ तो उसी में, ठीक है ना, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, यह किस सूची में है तो 10वीं सूची में है, 10वीं अनुसूची में है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है ना। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब ये पेडागोगी से संबंधित प्रश्न है। सवाल बहुत बेहतरीन है। बताइएगा कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समीक्षात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। छात्रों को तथ्यों को याद करने के लिए प्रोत्साहित करना, छात्रों को विभिन्न दृष्टिकोणों के बीच तुलना और अंतर करने के लिए प्रोत्साहित करना, छात्रों से किसी घटना के कारण और परिणाम का विश्लेषण करने के लिए कहना। बताइए। देखिए मेरे भाई, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरा और तीसरा कथन सही है। हमने जब पॉजिटिव टैग वर्ड और निगेटिव टैग वर्ड पढ़ाया था तो उसमें हमने पढ़ाया था कि याद करने वाला जहाँ विकल्प आ जाए उसको गलत काट दीजिएगा। इस तरह से अगर ये गलत कट गया तो 2 विकल्प हमारा सही है। उसी में हम पॉजिटिव टैग वर्ड में पढ़ाए थे जहाँ प्रोत्साहित की बात आ जाए वो विकल्प सही हो जाएगा, परिणाम विश्लेषण की बात आ जाए वो विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने नहीं देखा है टैग वर्ड तो 50 टैग वर्ड पॉजिटिव, 50 टैग वर्ड निगेटिव हमने पढ़ाया है, जिसमें थंबनेल होगा कि सीटेट तुक्का से कैसे पास करें, आप देख सकते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि खोजी अधिगम यानी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में शिक्षक की भूमिका होती है, क्या होती है बताइए। बताइए, शिक्षक की एक भूमिका कैसी होती है खोजी अधिगम में। तो साथियों शिक्षक की भूमिका सूत्रधार होती है यानी फैसिलिटेटर की भूमिका होती है और मार्गदर्शक की भूमिका होती है। ठीक है ना। विकल्प सी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, प्रश्न आपके सामने है कि एक शिक्षक लिंग समानता यानी जेंडर इक्वलिटी पर पाठ पढ़ाते समय छात्रों से पूछता है कि उनके घरों में खाना कौन बनाता है, यह रणनीति है। देखिए मेरे भाई, बहुत बेहतरीन सवाल है। एक शिक्षक लिंग समानता पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, यानी जेंडर इक्वलिटी, और वो पढ़ाते समय छात्रों से पूछते हैं कि बताओ बच्चों आपके घर में खाना कौन बनाता है, तो यह रणनीति कैसी है बताना है। 4 विकल्प आपके सामने है, बताइए।
देखिए ये रणनीति जो है ना, पाठ को छात्रों के दैनिक जीवन से जोड़ना और रूढ़ियों पर सवाल उठाना, विकल्प बी सही है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है क्या है, बताइए। देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी यह परीक्षा के डर को कम करता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है सामाजिक विज्ञान में मूर्त से अमूर्त शिक्षण सिद्धांत का अर्थ क्या है, बताइए। ध्यान रखिए सामाजिक विज्ञान में मूर्त से अमूर्त शिक्षण की बात करें तो विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी पहले वास्तविक वस्तुएं जैसे ग्लोब मैप्स दिखाना, फिर अवधारणाओं को समझना, कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है ना। विकल्प बी सही है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। मेरे भाई आपको ये प्रश्न कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। इसी तरह के वीडियो हम लोग यहाँ करते हैं। एनसीईआरटी पे आधारित एसएसटी के लिए, सीटेट के लिए हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना। प्रश्न है सामाजिक विज्ञान में इतिहास को भूगोल के साथ एकीकृत करने का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, बताइए। देखिए इसके लिए सबसे बेस्ट उदाहरण विकल्प सी हो जाएगा, यानी मुगल साम्राज्य के इतिहास को पढ़ाते समय उनके क्षेत्रों को मानचित्र पर दिखाना भूगोल और इतिहास का एकीकरण का उदाहरण बेस्ट हो जाएगा ये। ठीक है ना। यानी भूगोल को इतिहास के साथ जोड़ के पढ़ाना, उसी को कहते हैं एकीकृत। ठीक है। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे राजनीतिक शब्दों को पढ़ाते समय शिक्षक को किस दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए। तो देखिए शिक्षक को छात्रों को विभिन्न विचारों के साथ संलग्न करना और बहुलवाद को बढ़ावा देना, विकल्प सी सही है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि रचनावाद के अनुसार सामाजिक विज्ञान सीखने में छात्र क्या करते हैं, ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता हैं या ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं जो अपने अनुभव से सीखते हैं, केवल शिक्षक पर निर्भर, केवल पाठ्य पुस्तक पर। तो मैंने भाई टैग वर्ड पढ़ाते समय आपको बताया था केवल शब्द निगेटिव है, ऑप्शन है तो काट देना है। दो कट गया बचा दो। ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता, तो निष्क्रिय नहीं प्राप्तकर्ता होंगे, सक्रिय प्राप्तकर्ता होंगे, तो विकल्प बी सही है। ठीक है ना। आगे बढ़िए। देखिए रचनावाद का सिद्धांत मानता है कि शिक्षार्थी अपने पूर्व ज्ञान और अनुभवों के आधार पर सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है बताइएगा कि यदि कक्षा में कुछ छात्र बहुत तेज गति से सीखते हैं और कुछ बहुत धीमी गति से, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताइए। केवल तेज गति से सीखने वाले पर ध्यान केंद्रित, देखिए केवल शब्द आया तो पहले ही काट दीजिए, पूरा पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर देखिए मेरे भाई अगर इस बात को समझिए, अगर ये नहीं पूछा है कि इनमें से कौन सही नहीं है, अगर ये सवाल नहीं पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तब तो निगेटिव पॉजिटिव देखना है। ठीक है ना। लेकिन अगर सीधे सवाल है कि इनमें क्या करना चाहिए, अगर पॉजिटिव टाइप क्वेश्चन रहे तो निगेटिव वर्ड को काट दीजिए, और निगेटिव टाइप क्वेश्चन रहे तो पॉजिटिव वर्ड को काट दीजिए। बात समझ में आ रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए अब इसमें देखिए केवल शब्द आया, हमने काट दिया। केवल धीमी, पूरा पढ़ना ही नहीं है, काट दो। ठीक है ना। सीखने की गति को अनदेखा करना, अनदेखा भी नहीं करना है, इसको भी काट दो, बचा एक, विकल्प सी सही हो जाएगा, पढ़ना ही नहीं है। यानी विभेदित निर्देश का उपयोग करना और व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार शिक्षण को अनुकूलित करना ही क्या है, ये एक शिक्षक को करना चाहिए, बहुत तेज और बहुत धीमी गति से जब छात्र सीखें तब। अब है फॉर्मेटिव असेसमेंट का उपयोग किस दौरान किया जाता है। ध्यान रखिए मेरे भाई फॉर्मेटिव असेसमेंट का उपयोग हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान करते हैं, विकल्प बी सही है। ठीक है ना। यह फैक्चुअल है, क्वेश्चन याद करने वाला है। फॉर्मेटिव असेसमेंट हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान करते हैं मेरे भाई, ये ध्यान रखना है। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट है क्या, सीखने की प्रक्रिया के दौरान होता है। इसमें जैसे कक्षा, प्रश्नोत्तरी, चर्चा, और इसका उद्देश्य तत्काल फीडबैक और सुधार करना होता है। तत्काल फीडबैक, बात समझ में आ रहा है। जैसे मैंने आपको पढ़ा रहे हैं और हमने कहा कि अगर कोई प्रश्न आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो प्रश्न करिए, अपना फीडबैक हमें दीजिए, और जैसे ही आपने फीडबैक दिया मैं तुरंत सुधार कर दिया, यही तो है फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है ना। यह कब होता है, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होता है। जैसे हम लाइव क्लास ले रहे हैं और आपने फीडबैक दिया, या हमने आपसे कुछ पूछा, आपने बताया और मैंने सुधार कर दिया, यही क्या है,
फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ठीक है ना। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि केस स्टडी विधि के माध्यम से सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय शिक्षक छात्रों के किस कौशल की अपेक्षा करता है। तो पढ़ना नहीं है, केवल है काटिए, इसमें भी केवल है काटिए, केवल है काटिए, विकल्प सी सही है। विश्लेषण, समस्या समाधान और निर्णय लेना, ठीक है ना। केस स्टडी में छात्र, केस स्टडी विधि क्या है, तो विश्लेषण, समस्या समाधान और निर्णय लेना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान में पाठ योजना यानी लेसन प्लान बनाने का मुख्य लाभ क्या है। तो यह शिक्षक को बिना तैयारी के कक्षा में जाने की अनुमति देता है। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, अगर कोई शिक्षक अपने कक्षा में बिना तैयारी के जाता है तो ये विकल्प हमारा ऐसे ही कट गया। यह छात्रों को गृह कार्य देने में मदद करता है, नहीं भाई, समाज पाठ्य योजना लेसन प्लान गृह कार्य थोड़ी देता है। यह पाठ्यक्रम को धीमा कर देता है, निगेटिव टैग वर्ड है, काट दो। बचा एक, विकल्प बी सही हो जाएगा। यानी यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी बनाता है, हमारा क्या, पाठ्य योजना यानी लेसन प्लान, ठीक है ना। आगे प्रश्न है कि एक शिक्षक कक्षा में लोकतंत्र विषय पर चर्चा शुरू करना चाहता है, सबसे प्रभावी शुरुआती बिंदु क्या हो सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के लोकतंत्र की परिभाषा देना, कक्षा मॉनिटर चुनने के लिए एक छोटा चुनाव आयोजित करना, सरकार के प्रकारों के नाम लिखना, लोकतंत्र क्या है पाठ्य पुस्तक परिभाषा पढ़ना। मेरे भाई, करके सीखना सामाजिक विज्ञान का सबसे बेहतरीन शिक्षण कौशल है। और आप देखेंगे कि कक्षा मॉनिटर चुनने के लिए एक छोटा सा चुनाव आयोजित जब होगा तो प्रत्यक्षदर्शी हो जाएगा और बच्चे देख के सीखेंगे। तो करके सीखना विकल्प बी सही हो जाएगा, आपका ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, ठीक है ना, का उपयोग सामाजिक विज्ञान शिक्षण में क्यों आवश्यक है। यह केवल मनोरंजन के लिए नहीं, केवल शब्द है, काट दो। वे सभी प्रकार के शिक्षार्थियों की जरूरतों को पूरा करते हैं और सीखने को अधिक प्रभावी बनाते हैं। वे महंगे होते हैं, ये भी काट दो, महंगा सस्ता का बात ही नहीं करना है। वे ब्लैक बोर्ड का उपयोग समाप्त कर देते हैं, समाप्त ए वाला भी गलत है, बचा विकल्प बी। तो विकल्प बी सही है, यानी वे सभी प्रकार के शिक्षार्थियों की जरूरतों को पूरा करते हैं और सीखने को प्रभावी बनाते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान में समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग विधि का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कदम तार्किक क्रम में होना चाहिए। समस्या की पहचान, डेटा संग्रह, संभावित समाधान, समाधान लागू करना, मूल्यांकन। अब व्यवस्थित क्रम में बताइए कि सबसे पहले क्या होगा जब आप समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं। तो सबसे तार्किक क्रम क्या होगा, पहले क्या, इस क्रम में बताइए। ध्यान रखिए मेरे भाई, सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले समस्या को पहचानिए, फिर डेटा को संग्रह करिए, फिर संभावित समाधान को ढूंढिए, फिर समाधान को लागू करना और फिर उसका मूल्यांकन करना। ये सही क्रम है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि सतत शब्द यानी सीसीई में क्या दर्शाता है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, वर्ष के दौरान नियमित और आवधिक मूल्यांकन करना ही सतत व्यापक मूल्यांकन है, सीसीई है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सहमति बनाने पर जोर देना किस मूल्य को बढ़ावा देता है। तो साथियों, यह लोकतंत्र और सहयोग को बढ़ावा देता है, विकल्प सी सही है। आगे बढ़िए, बुद्धिस्ट शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या थे, बताइए। तो मेरे भाई, यह व्यक्ति के नैतिक और आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना, विकल्प सी सही है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे सामाजिक विज्ञान प्रश्न की विशेषता नहीं है। तो मेरे भाई, विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी प्रश्न केवल तथ्य आधारित होना चाहिए, ठीक है ना। तो केवल यही नहीं होना चाहिए, केवल शब्द है। देखिए अब यहाँ समझिए एक बात, आप यहाँ समझिए मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमने कहा ना कि प्रश्न अगर नकारात्मक हो तो उसमें उत्तर नकारात्मक ढूंढिए। जैसे प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे सामाजिक विज्ञान प्रश्न की विशेषता नहीं है पूछ रहा है। तो अब जो निगेटिव टैग वर्ड है अगर वो मिल गया तो वही नहीं है और उसको सही कर देना है, विकल्प सही हो जाएगा। तो इसमें देखिए केवल शब्द हमको एक मिल गया, विकल्प हमारा सही यही हो जाएगा, क्योंकि यही नहीं होगा। बात क्लियर हो रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
सामाजिक विज्ञान की कक्षा में मौखिक प्रस्तुतिकरण का उपयोग किस कौशल का आकलन करने के लिए सबसे अच्छा है? तो मेरे भाई यह संचार और बोलने के कौशल को आंकता है, विकल्प बी सही है। आगे बढ़िए। सामाजिक विज्ञान में लघु अवधि परीक्षण यानी शॉर्ट टेस्ट जो होता है उसकी प्राथमिक उद्देश्य उसका क्या है? तो वह नियमित अंतराल पर सीखने की प्रगति का जांच करना यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट का ये हिस्सा है, विकल्प बी सही है। ठीक है ना। आगे प्रश्न है कि जेंडर और सेक्स के बीच मुख्य अंतर है, यानी जेंडर और सेक्स यानी लिंग के बीच क्या अंतर है, बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, सवाल पूछा जाता है। ध्यान रखिए मेरे भाई, विकल्प बी सही है। क्यों? क्योंकि सेक्स एक जैविक यानी शारीरिक विशेषता है, जबकि जेंडर एक सामाजिक यानी सांस्कृतिक रूप से निर्मित भूमिका है। बात क्लियर हो रहा है ना। देखिए, ये हर बार पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैं विशेष जोर दे करके ये प्रश्न आपके लिए लाया हूं। साथियों, इस बात को आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझिए कि सेक्स जन्म के समय निर्धारित जैविक अंतर है, यानी आप पैदा हुए तो आप लड़की हैं कि लड़का हैं। बात क्लियर हो रहा है ना। लड़की और लड़का ये क्या है? आपका लिंग क्या है, यानी आप लड़के हैं कि लड़की हैं, मेल हैं कि फीमेल है। यह जैविक निर्धारित, जन्म से निर्धारित होता है। ठीक है ना, जन्म के समय। जबकि जो जेंडर है ना वो समाज द्वारा निर्धारित किया जाता है, पुरुषों और महिलाओं के लिए निर्धारित भूमिका बांध करके। फॉर एग्जाम्पल कि हवाई जहाज सिर्फ लड़के उड़ा सकते हैं, लड़कियां नहीं। ये क्या है? ये जेंडर विभेद है, जेंडर भेदभाव है मेरे भाई। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो हमने निगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड आपको पढ़ाया तो बताया केवल है, काट दो। छात्रों को नौकरी के लिए तैयार शब्द है, काट दो। नौकरी के लिए तैयार शब्द है, काट दो। भारत की याद करना, इसको भी काट दो। बचा विकल्प बी सही है। छात्रों को नागरिकता और सामाजिक मुद्दों की बुनियादी समझ विकसित करने में मदद करना। ठीक है ना। आगे चलिए, अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय अध्ययन दृष्टिकोणों का मुख्य लाभ है, बताइए क्या है? केवल शब्द काट दो। यह महंगा और समय लेने वाला, ये भी काट दो। यह भ्रमित करने वाला, ये भी काट दो। विकल्प बी सही है, यानी यह क्षेत्र के भूगोल, इतिहास, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से समझने में मदद करता है। ठीक है ना, क्षेत्रीय अध्ययन, विकल्प बी सही है। आगे है अगला प्रश्न, हम पढ़ते हैं। प्रश्न ये है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा कि एक शिक्षक संसाधन यानी रिसोर्स विषय पढ़ाते समय सतत पोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को कैसे समझा सकता है? केवल, फिर वही केवल आया, काट दो। छात्रों को बताना कि सभी संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। हम तो संसाधन पढ़ा रहे हैं ना, तो सभी संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए नहीं, ये भी गलत हो जाएगा हमारा। केवल शब्द, फिर केवल ये भी गलत है, विकल्प बी सही, सी सही है। यानी नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधनों के बीच अंतर पर चर्चा करके और भावी पीढ़ियों के लिए संसाधन को संरक्षण के महत्व को बताकर जोर देकर हम संसाधन संरक्षण और सतत पोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को समझा सकते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान में अवलोकन विधि का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। ऑब्जर्वेशन मेथड का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को चुप रखना है, चुप नहीं रखना है। छात्रों के तथ्यों को रिकॉर्ड करने और डेटा एकत्र करने का प्रत्यक्ष अनुभव देना। केवल शिक्षक का समय नहीं बचाना है, वो भी केवल शिक्षक का नहीं। छात्रों को कक्षा से बाहर भेजना, ना भाई, छात्रों को कक्षा से बाहर भेज के ना। छात्रों को तथ्यों को रिकॉर्ड करने और डेटा एकत्र करने का प्रत्यक्ष अनुभव देना ही ऑब्जर्वेशन मेथड है, यानी अवलोकन विधि है। विकल्प बी सही है। ठीक है ना मेरे भाई। प्रकृति में जाकर के घटनाओं को सीधे देख करके डेटा एकत्र करना ही क्या है? अवलोकन विधि है। अगला प्रश्न है कि यदि एक छात्र कक्षा में बहुत आक्रामक व्यवहार दिखाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर एक कक्षा में एक लड़का है, बहुत आक्रामक तरीके से अपना व्यवहार दिखा रहा है, तो एज ए शिक्षक आपको क्या करना चाहिए?
क्या उसको कक्षा से बाहर निकाल देंगे? अरे भैया काहे निकालना है, काट दो। सजा दे देना, अरे भूल के भी ये काम नहीं करना है, काट दो। अनदेखा करना, ना ना ना, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। विकल्प सी सही है। यानी आक्रामक व्यवहार के अंतर्निहित कारणों का पता लगाइए। पारिवारिक, भावनात्मक क्या समस्या है, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए और सहानुभूति दिखानी चाहिए। ठीक है ना, विकल्प सी सही है। क्योंकि शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, हमने पढ़ा है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन असेसमेंट के लिए एक उपकरण नहीं है? बताइए। देखिए, मूल्यांकन के लिए पाठ्यपुस्तक आवश्यक उपकरण नहीं है। परियोजना कार्य है, प्रोजेक्ट वर्क, मानकीकृत परीक्षण है, गृह कार्य होमवर्क है, बाकी सब ठीक है। एक विकल्प पाठ्यपुस्तक, यही उपकरण नहीं होना चाहिए। विकल्प डी सही है। हमने पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड में इसको भी पढ़ाया था, पाठ्यपुस्तक वाला भी। अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान कक्षा में लोकतंत्र पढ़ाते समय शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? केवल, नहीं नहीं, काट दो, केवल है ना। उसके बाद छात्रों को केवल, ना ना, इसको भी काटो। चुनाव कैसे होते हैं यह सिखाना, चुनाव राजनेता नहीं ना बनाना है, इसको भी काट दो। विकल्प भी सही हो जाएगा। छात्रों को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेने और एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए सशक्त बनाना। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें। फिर प्रश्न आया लैंगिक रूढ़िवादिता, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, सवाल पूछा जाता रहा है हमेशा सीटेट में, ध्यान रखिएगा। प्रश्न ये है मेरे भाई कि लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए एक शिक्षक क्या कर सकता है? देखिए, लड़कियों को सिलाई सिखाना और लड़कों को खेल, देखिए भेदभाव हो गया ना, लड़कों को ये करना है, लड़के, अरे भाई लड़के क्यों खेलेंगे? लड़कियां नहीं खेल सकती? लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती हैं? खेलती हैं ना। तो लड़के और लड़कियों में विभेद करना लैंगिक रूढ़िवादिता है, ध्यान रखिएगा। तो ये गलत हो गया। लिंग के आधार पर अलग अलग बेंच बनाना, ये भी गलत है। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम, ये भी गलत है। विकल्प बी सही है, यानी कक्षा में ऐसे उदाहरणों का उपयोग करना जहां पुरुष और महिलाएं गैर पारंपरिक भूमिकाएं निभाते हैं, जैसे महिला इंजीनियर हो जाए, पुरुष नर्स बन जाए, ठीक है ना, लड़के टीचर बन जाए, लड़कियां पायलट बन जाएं, इस तरह से। तो विकल्प बी हमारा सही है। तो ये रहे आज के हमारे वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। साथियों, आपने प्रैक्टिस किया, अब आप हमें ये बताइए कि आपके 60 में से कितने प्रश्न सही हुए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, आप पढ़ाई में एक्टिव रहिए, बहुत भाग दौड़, बहुत इधर उधर दिमाग करिएगा तो डिस्टर्ब हो जाइएगा, फिर क्वालिफाई नहीं हो पाइएगा। साथियों, आप हमारे साथ जुड़ करके सीटेट में 60 में 60 स्कोर कर सकते हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को और मिलते हैं फिर नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।